वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रस के बारे में। तो जैसा कि अगर आप हिंदी साहित्य या किसी और कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे हो, वहाँ पर आपको रस के प्रश्न अवश्य आते हैं। खासकर अगर हम बात करें एनआईटी कमीशन, एनआईटी टेट या एचपी पीजीटी हिंदी या नेट सेट इत्यादि, यहाँ पर तो रस अधिकतर प्रश्न पूछे ही जाते हैं। इसी के लिए आज की वीडियो को बनाया गया है। ये आपकी आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो चलिए करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। तो यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा गया है, साहित्य में रस का क्या अर्थ होता है। विकल्प में है साहित्य की मिठास, किसी रस का आनंद, किसी फल का स्वाद या साहित्य से मिलने वाला आनंद अनुभूति। तो चलिए सही विकल्प बताइए यहाँ पर क्या होगा। तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा विकल्प डी, साहित्य से मिलने वाली आनंद अनुभूति। मतलब साहित्य से जो आनंद आपको मिलती है, आनंद की जो अनुभूति होती है साहित्य से मिलने पर, उसे रस कहा जाता है। तो डी यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए थोड़ी सी व्याख्या भी दी गई है, व्याख्या को भी देख लेते हैं। व्याख्या इस प्रकार से है, साहित्य में रस का अर्थ है साहित्य से मिलने वाली आनंद अनुभूति, अर्थात साहित्य का शाब्दिक अर्थ आनंद है। हिंदी भाषा की किसी काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की प्राप्ति होती है उसे रस कहते हैं। शेष विकल्प असंगत हो जाएंगे। तो विकल्प डी, साहित्य से मिलने वाली आनंद अनुभूति, ये सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न है 2। इसमें पूछा गया है, सहृदय की अवधारणा किस संप्रदाय से संबंधित या संबंध है। विकल्प में है ध्वनि, अलंकार, रस या वक्रोक्ति। तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा तो विकल्प सी सही हो जाएगा। यहाँ पर सहृदय की अवधारणा रस संप्रदाय से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी व्याख्या दी गई है, व्याख्या को देख लेते हैं पहले। व्याख्या इस प्रकार से है, सहृदय सामाजिक तथा साधारणीकरण की अवधारणा रस संप्रदाय से संबद्ध होती है। अगला प्रश्न है 3। इसमें पूछा गया है, जो भाव मन में केवल अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। विकल्प में है संचारी भाव, अनुभव, स्थायी भाव या विभाव। तो चलिए सही विकल्प का चयन करें, क्या आएगा यहाँ पर। तो जो भाव मन में केवल अल्पकाल तक संचरण करते हैं या आते हैं उन्हें संचारी भाव कहा जाता है। जो विकल्प ए है यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ी सी व्याख्या दी गई है, व्याख्या को देख लेते हैं। व्याख्या है, जो भाव मन में केवल अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते हैं उन्हें संचारी भाव या व्यभिचारी भाव कहा जाता है। संचारी भावों की कुल संख्या 33 है। तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षा में से पूछा गया है कि जो संचारी भाव है इनकी संख्या कितनी है। तो इनकी संख्या है 33। तो कई बार ये प्रश्न भी बनता है कि जो संचारी भावों का दूसरा नाम क्या है। तो ये इनका दूसरा नाम है व्यभिचारी भाव। ठीक है, इसे भी याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है ये भी। अगला प्रश्न है 4। इसमें पूछा गया है, आलंबन और उद्दीपन विभावों के कारण उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं ये। विकल्प में है विभाव, अनुभाव, संचारी भाव या स्थायी भाव। तो सही विकल्प का चयन करें, यहाँ पर क्या आएगा। तो जो आलंबन और उद्दीपन विभावों के कारण उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य अनुभाव कहलाए जाते हैं। यहाँ पर जो विकल्प ब है बिल्कुल सही हो जाएगा। थोड़ी सी व्याख्या यहाँ पर दी गई है, व्याख्या देख लेते हैं पहले। व्याख्या है, आलंबन और उद्दीपन विभावों के कारण उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य अनुभाव कहलाते हैं। क्या है, आलंबन और उद्दीपन विभावों के कारण उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य अनुभाव कहलाते हैं। तो बी यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न है 5। इसमें पूछा गया है, किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है। क्या है, किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है। विकल्प में है अनुभाव, विभाव, संचारी भाव या स्थायी भाव। तो पांचवें का सही विकल्प चयन करना है आपने, कौन सा होगा। तो यहाँ पर जितने भी प्रश्न आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ ये पहले किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, इसीलिए आपके ये आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यानपूर्वक देखिएगा। इसी के साथ आपको बता दूं, हमारी टीम के द्वारा एनआईटी कमीशन और पीजीटी हिंदी के लिए कोर्स लॉन्च कर दिए गए हैं। अगर इंटरेस्टेड हो तो संपर्क कर सकते हो।
संपर्क सूत्र है 8219312129। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा, तो आप संपर्क कर सकते हो। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। इस प्रश्न का उत्तर था, किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है? तो ये कहा जाता है विकल्प डी, स्थायी भाव को। ठीक है, डी यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा। इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। व्याख्या है, स्थायी भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है। स्थायी भाव ही रस का आधार है। स्थायी भाव की संख्या 9 मानी जाती है। एक रस में मूलतः एक ही स्थायी भाव होता है जो काव्य के शुरू से अंत तक बना रहता है। तो प्रश्न बन सकता है कि यह स्थायी भावों की संख्या कितनी है? 9। या रसों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो 9 सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न है 6। इसमें पूछा गया है संचारी भावों की कुल संख्या है। तो विकल्प में है 8, 9, 33 या 36। अभी पीछे हमने इसे डिस्कस करा था, तो बताइए इसका सही विकल्प क्या होगा? तो संचारी भावों की कुल संख्या मानी जाती है विकल्प सी, 33। सी यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या यहाँ पर, मन में संचरण करने वाले या आने वाले भावों को संचारी भाव या व्यभिचारी भाव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संचारी भाव या व्यभिचारी भाव। संचारी भावों की कुल संख्या 33 होती है। अगला प्रश्न है 7। अनुभाव के कितने रूप माने गए हैं? विकल्प में है 4, 9, 3 या 10। तो अनुभावों के कुल रूप माने गए हैं विकल्प ए, 4। ए यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ी सी व्याख्या दी गई है, व्याख्या को देख लेते हैं। अनुभाव के 4 रूप माने गए हैं। एक है कायिक, दूसरा है वाचिक, तीसरा है आहार्य और चौथा है सात्विक। कौन कौन से है? कायिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। इसके पश्चात आगे है, रस को प्रकाशित करने वाली अनुकार्य की चेष्टाओं को अनुभाव कहा जाता है। अगला प्रश्न है 8। इसमें पूछा गया है, भाव जिसके हृदय में रहते हैं उसे कहते हैं। क्या कहते हैं? आश्रय, आलंबन, उद्दीपन या आलंबनजन्य उद्दीपन। तो सही विकल्प क्या होगा यहाँ पर? तो 8वें का सही विकल्प हो जाएगा आश्रय। भाव जिसके हृदय में रहते हैं उसे आश्रय कहा जाता है। विकल्प ए यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ी सी व्याख्या दी गई है, व्याख्या को देख लेते हैं। भाव जिसके हृदय में जागृत होते हैं या रहते हैं उसे आश्रय कहते हैं, जबकि जिसे देखकर भाव पैदा होते हैं वह आलंबन होता है। प्रकृति, चित्रण, वातावरण इत्यादि उद्दीपन होते हैं। देखिए दोस्तों, कितना सुंदर प्रश्न है। भाव जिसके हृदय में जागृत होते हैं या रहते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे आश्रय कहा जाता है। जबकि जिसे देखकर भाव पैदा होते हैं, क्या है? जिसे देखकर भाव पैदा होते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे आलंबन कहा जाता है। इसके पश्चात प्रकृति, चित्रण, वातावरण इत्यादि उद्दीपन कहलाए जाते हैं। तो इस प्रश्न से आपसे या इस व्याख्या से आपसे 3 सीधे सीधे प्रश्न बन जाते हैं। पहला ये है कि आश्रय किसे कहा जाता है? आश्रय उसे कहा जाता है जिसके हृदय में भाव जागृत होते हैं, उसे आश्रय कहा जाता है। और जिसे देखकर भाव पैदा होते हैं, उसे आलंबन कहा जाता है। और प्रकृति, चित्रण और वातावरण इत्यादि उद्दीपन है। ठीक है, इसे याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है ये। अगला प्रश्न है यहाँ पर 9। इसमें पूछा गया है, स्थायी भावों की संख्या मानी गई है। तो बताना है स्थायी भावों की संख्या कितनी मानी गई है। विकल्प में है 3, 4, 8 या 9। तो सही विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा विकल्प डी, स्थायी भावों की संख्या 9 मानी गई है। डी सही विकल्प हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ी सी व्याख्या दी गई है, व्याख्या को देख लेते हैं। व्याख्या है, स्थायी भाव का अर्थ है प्रधान भाव। पूछा जा सकता है स्थायी भाव का क्या अर्थ होता है? तो स्थायी भाव का अर्थ होता है प्रधान भाव, जो विभाव, अनुभाव एवं संचारी भावों के संयोग से रस की अवस्था तक पहुँचता है। काव्य या नाटक में एक स्थायी भाव शुरू से अंत तक बना रहता है या होता है। स्थायी भावों की संख्या 9 मानी गई है। ये स्थायी भाव ही रस के आधार होते हैं। अगला प्रश्न है 10। रससूत्र के जनक किसे माना जाता है या रससूत्र के प्रवर्तक किसे माना जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। विकल्प में है भरतमुनि, अभिनवगुप्त, तुलसीदास या भट्टनायक।
तो 10वें का सही विकल्प होगा विकल्प ए, भरतमुनि। रससूत्र के जनक भरतमुनि को माना जाता है। 10वें का सही विकल्प यहाँ पर ए हो जाएगा। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है, रससूत्र के जनक भरतमुनि को माना जाता है। इनके अनुसार रसों की संख्या 8 है, जबकि काव्य में रसों की संख्या 9 है। श्रृंगार रस को सर्वश्रेष्ठ रस इनके द्वारा माना गया है। तो देखिए, पहला तो प्रश्न यहाँ पर बनेगा, रससूत्र के जनक कौन है? भरतमुनि है। दूसरा प्रश्न ये बनेगा कि भरतमुनि के द्वारा रसों की संख्या कितनी मानी गई है? तो भरतमुनि के द्वारा रसों की संख्या 8 मानी गई है। ये प्रश्न कई बार सीधे सीधे परीक्षा में पूछा जाता है कि भरतमुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर आपने 8 लिखना है, 9 नहीं, अगर भरतमुनि के अनुसार पूछा जाए। अगर पूछा जाए कि काव्य में रसों की संख्या कितनी है, तो ये 9 हो जाएगी। इसके पश्चात ये प्रश्न भी बनता है कि जो भरतमुनि के अनुसार सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना गया है? तो ये माना गया है श्रृंगार रस को। अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो ये है 11। इसमें पूछा गया है, वाक्यम रसात्मक काव्यम कहने वाले आचार्य कौन है? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है। विकल्प में है मम्मट, विश्वनाथ, भरत या राजशेखर। तो सही विकल्प क्या होगा यहाँ पर? तो जो वाक्यम रसात्मक काव्यम ये कहने वाले आचार्य थे विश्वनाथ। विकल्प बी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ी सी व्याख्या दी गई है, व्याख्या को देख लेते हैं। व्याख्या है, वाक्यम रसात्मक काव्यम अर्थात रसात्मक वाक्य ही काव्य है। यह वाक्य रस संप्रदाय के आचार्य विश्वनाथ ने दिया है। इसका अर्थ होता है रसात्मक वाक्य ही काव्य है। ये कथन किसका है? यह आचार्य विश्वनाथ का है। जो आचार्य विश्वनाथ है ये रस संप्रदाय के आचार्य रहे हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर 12। भरत के रससूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? तो जो भरत मुनि थे उनके द्वारा रससूत्र प्रतिपादित किया गया था, जिसमें एक का उल्लेख नहीं दिया गया है। तो चलिए देख लेते हैं कौन सा है वो। विकल्प में है विभाव, अनुभाव, स्थायी भाव या संचारी भाव। तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा विकल्प सी, स्थायी भाव का जिक्र उन्होंने नहीं किया था। बाकी विभाव, अनुभाव और संचारी भाव का जिक्र भरत मुनि के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर थोड़ी सी व्याख्या दी गई है, व्याख्या को देख लेते हैं पहले। व्याख्या है, रस संप्रदाय के प्रवर्तक भरत मुनि के रससूत्र विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, संयोगादर रस निष्पत्ति अर्थात विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारी के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। अतः भरत मुनि के रससूत्र में स्थायी भाव का उल्लेख नहीं मिलता है। स्थायी भाव का उल्लेख नहीं मिलता है। तो ये आपने रससूत्र याद रखना है। ये पूछा जा सकता है कि जो ये रससूत्र है किसका है? रससूत्र है विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, संयोगादर रस निष्पत्ति। बहुत ही बड़ा रससूत्र है, ये भरत मुनि का हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन भरत मुनि के रससूत्र का एक व्याख्याकार नहीं होगा? विकल्प में है भट्टलोलट, क्षेमेंद्र, शंकुक, अभिनव गुप्त। तो 13वें का सही विकल्प बताना है आपने, क्या होगा? तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा विकल्प बी, क्षेमेंद्र, जो भरत मुनि के रससूत्र के व्याख्याकार नहीं थे। बाकी जो भट्टलोलट, शंकुक और अभिनव गुप्त ये तीनों ही भरत मुनि के रससूत्र के व्याख्याकार थे। आगे थोड़ी सी व्याख्या दी गई है, व्याख्या को देख लेते हैं। व्याख्या है, नाट्यशास्त्र के प्रणेता आचार्य भरत मुनि के प्रसिद्ध रससूत्र हैं विभावानुभाव, व्यभिचारी, संयोगादर रस निष्पत्ति के प्रमुख व्याख्याकार भट्टलोलट, भट्टशंकुक, भट्टनायक, अभिनव गुप्त हैं। तो कई बार ये भी पूछा जाता है कि जो भरत मुनि के ये रससूत्र थे इसके जो व्याख्याकारों की संख्या कितनी थी? तो ये थी 4। और वो कौन कौन से थे? पहले थे भट्टलोलट, इनका समय है नविशती। फिर थे भट्टशंकुक या शंकुक, इनकी जो अवधि रही या समय रहा है तो ये भी नविशती रहा है। इसके पश्चात भट्टनायक, इनका समय भी था 11वीं शती का। फिर है अभिनव गुप्त, इनका समय भी 11वीं शती का रहा है। 2 ऐसे आचार्य हैं भट्टलोलट और शंकुक, इनका 9वीं शती रहा है। और 2 ऐसे हैं भट्टनायक और अभिनव गुप्त, इनका 11वीं शती रहा है। आगे है भट्टलोलट के रस सिद्धांत का उत्पत्तिवाद क्या है? जो भट्टलोलट थे इन्होंने रस सिद्धांत का उत्पत्तिवाद अपना एक संप्रदाय चलाया। इसके पश्चात
भट्ट शंकुक थे, इन्होंने रस सिद्धांत का अनुमितिवाद, और जो भट्ट नायक थे इनका रस सिद्धांत पर भुक्तिवाद तथा अभिनव गुप्त का रस सिद्धांत पर अभिव्यक्तिवाद संप्रदाय या इनके अपने बाद कहलाए। ये इनके बाद थे। फिर से बता दूं, उत्पत्तिवाद रहा है भट्ट लोलट का, इसके पश्चात जो शंकुक का रहा है अनुमितिवाद, और जो भट्ट नायक इनका भुक्तिवाद रहा है, और जो अभिव्यक्तिवाद था ये अभिनव गुप्त का रहा है। आगे है, जबकि आचार्य क्षेमेंद्र औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक रहे हैं। इनके काव्यशास्त्री ग्रंथ का नाम है औचित्य विचार चर्चा। ठीक है, औचित्य संप्रदाय किससे रहा है? क्षेमेंद्र से। और औचित्य विचार चर्चा नामक ग्रंथ किसका है? ये भी क्षेमेंद्र का ही है। अगला प्रश्न है यहाँ पर 14, आचार्य भरत के रससूत्र की व्याख्या करते हुए अनुमितिवाद की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों बहुत सुंदर प्रश्न है, अभी हमने पीछे से डिस्कस किया था। तो चलिए बताइए सही विकल्प क्या होगा यहाँ पर। विकल्प में है आचार्य भट्ट लोलट, आचार्य अभिनव गुप्त, आचार्य शंकुक या आचार्य भट्ट नायक। आपने ऊपर नहीं देखना है, सीधे उत्तर देना है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी, आचार्य शंकुक के द्वारा अनुमितिवाद की स्थापना की गई थी। थोड़ी सी व्याख्या यहाँ पर दी गई है, व्याख्या को देख लेते हैं पहले। व्याख्या है, एक तरफ यहाँ पर बाद दिए गए हैं और दूसरी तरफ आचार्य। तो बात को देख लेते हैं। अनुमितिवाद किसका था? शंकुक का। और उत्पत्तिवाद किसका था? भट्ट लोलट का। और फिर भुक्ति या भोगवाद किसका था? भट्ट नायक का। और अभिव्यक्तिवाद किसका था? ये अभिनव गुप्त का था। फिर से बता देता हूँ, अनुमितिवाद शंकुक का, उत्पत्तिवाद भट्ट लोलट का, भुक्तिवाद या भोगवाद भट्ट नायक का, और अभिव्यक्तिवाद अभिनव गुप्त का। अगला प्रश्न है यहाँ पर, आचार्य भरत के रससूत्र की व्याख्या शंकुक के सिद्धांत का नाम बताइए। क्या है? जो आचार्य भरत के रससूत्र के व्याख्याकार थे शंकुक, उनके संप्रदाय का नाम बताना है। विकल्प में है अनुमितिवाद, भोगवाद, अभिव्यक्तिवाद या आरोपवाद। ये वाला नहीं देखना दोस्तों, आपने सीधे उत्तर बताना है, इससे आपकी तैयारी का पता चलेगा। तो यहाँ पर 15 का सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए, अनुमितिवाद इनका माना जाता है शंकुक का। यहाँ पर थोड़ी सी व्याख्या दी गई है। आचार्य भरत मुनि का रससूत्र के व्याख्याता शंकुक के सिद्धांत का नाम अनुमितिवाद है। तो फिर से यहाँ पर दिए गए हैं सिद्धांत और आचार्य। भट्ट लोलट का हो जाएगा उत्पत्तिवाद या आरोपवाद, ये नया आ गया। भट्ट लोलट का हो गया उत्पत्तिवाद और आरोपवाद। भट्ट शंकुक का हो गया अनुमितिवाद या अनुमानवाद, ये भी नया आ गया। फिर से भट्ट नायक इनका हो गया भुक्तिवाद या भोगवाद। और जो अभिनव गुप्त हैं इनका हो गया अभिव्यक्तिवाद। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न भी बहुत सुंदर है। चित्ततुरंग न्याय पर किस आचार्य का सिद्धांत आधारित है? क्या है? चित्ततुरंग न्याय पर किस आचार्य का सिद्धांत आधारित है? विकल्प में अभिनव गुप्त, शंकुक, वामन या भट्ट नायक। विकल्प होगा बी, शंकुक। शंकुक का हो जाएगा चित्ततुरंग न्याय। ठीक है, बी सही विकल्प हो जाएगा। यहाँ थोड़ी सी व्याख्या यहाँ पर दी गई है, व्याख्या को देख लेते हैं। व्याख्या है, चित्ततुरंग न्याय पर आचार्य शंकुक का सिद्धांत आधारित है। अनुमितिवाद आचार्य शंकुक का सिद्धांत है। यह भरत के रससूत्र के व्याख्याता में से एक हैं। रससूत्र के चारों व्याख्याता भट्ट लोलट, भट्ट शंकुक, भट्ट नायक व अभिनव गुप्त हैं। भट्ट नायक साधारणीकरण से संबंधित रहे हैं। कौन रहे हैं साधारणीकरण से संबंधित? भट्ट नायक। ये प्रश्न बनता है साधारणीकरण से। अगला प्रश्न पूछा गया है 17, आचार्य शंकुक किस मत के प्रवर्तक माने जाते हैं? विकल्प में है अभिव्यक्तिवाद, अनुमितिवाद, भुक्तिवाद या उत्पत्तिवाद। तो इस प्रश्न का पीछे मैंने उत्तर दे दिया था, तो आशा करूंगा सभी इस प्रश्न का सही उत्तर देंगे। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर मैं नहीं दूंगा क्योंकि पीछे ही मैंने इसका उत्तर दिया है। चलिए यहाँ पर उत्तर दिख गया आपको, तो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प भी, अनुमितिवाद। अगला प्रश्न है यहाँ पर 18, इसमें पूछा गया है भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या है। तो अभी मैंने पीछे बताया था आपको, भरत मुनि के अनुसार आपने बताना है रसों की संख्या कितनी है। विकल्प में है 8, 9, 11 या 10।
तो इस प्रश्न का उत्तर भी मैं नहीं दूंगा क्योंकि पीछे ही मैंने आपको इसका उत्तर बताया था। अगला प्रश्न भी यहाँ पर सेम ही है। भरतमुनि रस के कितने भेद माने हैं? 9, 7, 5 या 8। तो इस प्रश्न का उत्तर भी मैं नहीं दूंगा आपको, तो आपको इसका उत्तर भी बताना है। तो अगला प्रश्न है, रस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, तो बताइए कौन है रस संप्रदाय के प्रवर्तक? अभिनवगुप्त, भरतमुनि, भामा या आनंदवर्धन? तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा रस संप्रदाय के प्रवर्तक थे भरतमुनि, बी यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए थोड़ी सी व्याख्या दी गई है, एक तरफ प्रवर्तक हैं और दूसरी तरफ संप्रदाय हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसे। भरतमुनि के द्वारा रस संप्रदाय का प्रवर्तन किया गया है और भामा के द्वारा अलंकार संप्रदाय का, आनंदवर्धन के द्वारा ध्वनि संप्रदाय का। तो याद रखिए, रस हो गया भरतमुनि से, अलंकार हो गया भामा से और ध्वनि हो गई आनंदवर्धन से। अभिनवगुप्त रससूत्र के व्याख्याकार रहे हैं, या इन्होंने भी आगे जो ध्वनि संप्रदाय है इसका प्रवर्तन किया था आनंदवर्धन के पश्चात, ठीक है ना। इन्हें भी जो ध्वनिवादी आचार्य माना जाता है अभिनवगुप्त को। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, अमर्ष क्या है? विकल्प में है एक काव्य दोष, एक संचारी भाव, एक काव्य गुण या एक अलंकार। तो यहाँ पर सही विकल्प का चयन करें। अमर्ष का क्या होगा? अमर्ष एक संचारी भाव होगा। यहाँ पर जो विकल्प बी है ये सही हो जाएगा। 21 का सही विकल्प बी हो जाएगा। यहाँ पर आगे इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है, मन में आने वाले संचरण करने वाले भावों को संचारी भाव अथवा व्यभिचारी भाव कहा जाता है। संचारी भावों की कुल संख्या 33 है। अमर्ष भी एक संचारी भाव ही है जो विरोधी का अपकार करने की अक्षमता से उत्पन्न दुख के कारण उत्पन्न होता है। यह अपने अपमान या तिरस्कार के कारण उत्पन्न क्षोभ है। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो अपने अपमान या तिरस्कार के कारण उत्पन्न होने वाला क्षोभ या संचारी भाव है उसे क्या कहा जाता है? तो ये अमर्ष होगा, ठीक है। इसका भी ध्यान रखिए, ये भी महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो ठीक है, अब बताइएगा, वीडियो के अंत में हमने 21 प्रश्नों को डिस्कस किया, तो इनमें से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं, ठीक है ना। तो चीटिंग करके नहीं बताना है, सही सही बताना है कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। तो चलिए अब करते हैं वीडियो का एंड। थैंक यू।